हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृषि चर्चा। तो आज हम लोग बात करेंगे यूपी कैडेट काउंसलिंग 2025, जिसका कि सीट अलॉटमेंट लेटर का अनाउंसमेंट हो गया है। उसमें बहुत सारे बच्चों को सीटें मिली हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सीट नहीं मिली है। जिन लोगों की रैंक अच्छी थी उन लोगों को सीट मिल गई है, जिन लोगों की रैंक अच्छी नहीं थी उन लोगों को सीट नहीं मिली है। तो जिन लोगों को सीट मिल गई है वो लोग आगे का प्रोसेस क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं। तो सीट सीट अलॉटमेंट का तो आपको मिल ही गया होगा। तो उसी में नीचे डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का ऑप्शन आता है, तो आप लोग उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो जिन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट आवंटित हो गई है उन्हें वंचित डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, जो कि उसमें नीचे दिए रहते हैं। अभ्यर्थी को ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पे ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। जो है डॉक्यूमेंट जो है उसके पोर्टल पे ही अपलोड करने होते हैं। अन्य माध्यम ईमेल, व्हाट्सएप, फैक्स आदि से भेजे गए डॉक्यूमेंट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कि आप लोग सोचें कि जो हम डॉक्यूमेंट अपनी तरफ से कहीं से भी भेज दें तो वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्म में वो भी जो है डॉक्यूमेंट आप जो भेजेंगे वो पीडीएफ फॉर्म में डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के पश्चात रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर जो आप ईमेल आईडी लगाए होंगे उस पर मैसेज आएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर अपना स्टेटस देख सकता है। और अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि का सिक्योरिटी फीस जो कि आपको 5,000 रुपये जमा करनी रहती है, 5,000 रुपये सिक्योरिटी फीस जमा करनी पड़ती है। और जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट जो है कुछ गड़बड़ी होती है, काउंटर साइन नहीं होता है या आय जाति निवास पुराना होता है या कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके लिए उसको री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिया जाता है। ये री अपलोडिंग का ऑप्शन आता है। तो आप दोबारा पुनः फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। उसके तत्पश्चात जिन अभ्यर्थियों द्वारा री डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाता है उनका फिर री वेरिफिकेशन होता है। री वेरिफिकेशन होने के पश्चात ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के पश्चात अभ्यर्थी को फिर सिक्योरिटी फीस जो जिसका री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उनको सिक्योरिटी फीस जमा करनी पड़ती है उसके बाद। तो उसके पश्चात फिर आप जो है प्रोविजनल आगे क्या करना है, जो अलॉटमेंट लेटर प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो आप सिक्योरिटी फीस जमा करने के उपरांत उस पर नीचे शो करेगा, उसको आपको डाउनलोड करना है। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको जो कि डाउनलोड करना है। इसी को लेके आपको जो है यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आपको मिला है, जो भी यूनिवर्सिटी मिली है, एडमिशन मिला है, उस यूनिवर्सिटी में जाके आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा परिचित अभ्यर्थियों को संबंधित विश्वविद्यालय में पहुंचकर प्रवेश एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। जिस यूनिवर्सिटी को आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, जैसे CSA हो गया, AND-ATU हो गया, या बांदा हो गया, या मेरठ हो गया, या मान लो जैसे CSA का आपको हरदोई कैंपस मिला है, या फिर लखीमपुर खीरी कैंपस मिला है, या ND-UAT का गोंडा कैंपस, आपको मेन कैंपस यूनिवर्सिटी जाना है। वहीं से आपको जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको जो फीस सब सबमिट करनी पड़ेगी। अपग्रेडेशन मेन जो पॉइंट होता है अपग्रेडेशन, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है अपग्रेडेशन के चक्कर में अच्छी रैंक होने के पश्चात भी ये अपग्रेडेशन के चक्कर में कहीं अच्छी जगह एडमिशन नहीं मिल पाता है। क्योंकि जैसे उन लोगों ने पहली काउंसलिंग में एडमिशन उनको मिल गया तो वो अपग्रेडेशन के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो उसके पश्चात वो अपग्रेडेशन नहीं करते हैं। अपग्रेडेशन क्या होता है, अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन का लाभ काउंसलिंग ऑनलाइन ऑफलाइन में केवल एक बार ही मिलेगा। याद रखें कि अगर अपग्रेडेशन एक बार आपका हो गया तो दोबारा आपको अपग्रेडेशन का लाभ नहीं मिलेगा। होता क्या है, प्रथम आवंटन के बाद ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन काउंसलिंग के अगले चरण में बेहतर कोर्स के लिए अपग्रेडेशन लेना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थी को केवल सिक्योरिटी फीस, जैसे आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा, आपको सीट अलॉट हो जाएगी, उसके बाद आपको सिर्फ सिक्योरिटी फीस ही जो 5,000 रुपये जमा होती है वही जमा करनी है। आपको जो यूनिवर्सिटी अलॉट होती है आपको वहाँ नहीं जाना है, आपको कोई भी उसके आगे का प्रोसेस नहीं करना है। अपग्रेडेशन अप्लाई करना होगा। अपग्रेडेशन
अप्लाई के बाद अभ्यर्थी को पूर्व आवंटित विश्वविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं करनी है। आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो वहाँ जाके आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है। यदि अगले चरण की काउंसलिंग में अभ्यर्थियों की चॉइस के अनुसार, जैसे आपको पहली काउंसलिंग में मिला है एनडी, अब आपको चाहिए सीएसए, ऐसे अभ्यर्थी चुनाव वैलिडेशन का विकल्प चुनाव अभ्यर्थी के लॉगिन पर तथा संबंधित विश्वविद्यालय के लॉगिन पर वैलिडेशन का विवरण उपलब्ध होगा। यूपी कैटेट परीक्षा आयोजक विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उपरांत ही अभ्यर्थी अपग्रेडेशन अप्लाई कर सकता है। अपग्रेडेशन सीट के उपरांत जब अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु तो आवंटित विश्वविद्यालय में उपस्थित होगा और आवंटित विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान यदि कोई प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। वो तो जायज़ सी बात है, अगर आपका डॉक्यूमेंट गलत होगा तो आपका प्रवेश तो निरस्त कर लीजिएगा। पूर्व आवंटित सीट एवं रोटेशन सीट दोनों पर अभ्यर्थी का दावा मान्य नहीं होगा। जैसे कि आपको पहले जो सीट मिली थी वहाँ आपने एडमिशन नहीं लिया था, अगली सीट में आपको सीट से मिला और आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत है तो आप दोनों सीटों पर एडमिशन नहीं ले पाएंगे। यदि अभ्यर्थी का अपग्रेडेशन नहीं होता है तो बेहतर कोर्स के लिए अगले राउंड की काउंसलिंग में अपग्रेडेशन अप्लाई कर सकता है। प्रथम काउंसलिंग पूर्व काउंसलिंग में आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को संबंधित विश्वविद्यालय में पहुंचकर रिपोर्टिंग प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं करनी होगी। यह व्यवस्था केवल ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु लागू होगी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो यूपी कैडेट में 4 काउंसलिंग होती हैं, तो अपग्रेडेशन का ये हो गया। तो अपग्रेडेशन का आप लोगों को बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। अगर आपकी रैंक अच्छी है और आपको आपके अकॉर्डिंग विश्वविद्यालय नहीं मिलता है तो अपग्रेडेशन का आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं जिन अभ्यर्थियों को सीट नहीं मिली है वो लोग परेशान हो रहे हैं। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीटें बहुत सारी हैं। अभी तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ज़्यादातर जो अच्छी रैंक के स्टूडेंट होते हैं उनको एडमिशन मिलता है और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 30% सीट ही भरती हैं। इसके बाद 70% सीटें बची रहती हैं। तो जिन अभ्यर्थियों को सीट नहीं मिली है फर्स्ट काउंसलिंग में वो परेशान ना हो। द्वितीय जो ऑनलाइन काउंसलिंग, दूसरी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रैंक अच्छी नहीं होती है तो वो फर्स्ट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं और फर्स्ट काउंसलिंग नहीं करवाते हैं, तो वो लोग भी अगली काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। तो द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग किया परंतु उनको कोई सीट आवंटित नहीं हुई। वो लोग भी भाग ले सकते हैं जिन लोगों ने पहली काउंसलिंग में सीट चॉइस फिलिंग की और उनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग सेकेंड काउंसलिंग में भाग लें। द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिनको सीट आवंटित हुई परंतु प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में पीडीसी ना मिलने के कारण अपलोड अथवा प्रस्तुत नहीं कर सके। ये जो है आपके जो एमएससी वाले लोगों के लिए है। तो द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में वही प्रोसेस पूरा होता है जो फर्स्ट काउंसलिंग में होता। अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट नहीं मिली, सेकेंड काउंसलिंग में भी सीट नहीं मिली तो भी घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि अगली तृतीय काउंसलिंग होती है। तृतीय काउंसलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम द्वितीय काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रैंक बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है तो वो लोग शुरू की काउंसलिंगों में भाग नहीं लेते हैं तो उनको सीट कहाँ से मिलेगी। तो ऐसे अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं और ऐसे अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पहली काउंसलिंग में प्रतिभाग किया, सीट नहीं मिली, दूसरी काउंसलिंग में प्रतिभाग किया, सीट नहीं मिली, तो वो लोग तृतीय काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो अगर आपको तृतीय काउंसलिंग में भी सीट नहीं मिलती है तो भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो फर्स्ट काउंसलिंग होती है, सेकेंड काउंसलिंग उसमें जिन ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपग्रेडेशन वाली होती हैं तो उसमें नए बच्चों को बहुत कम फिल किया जाता है। अगर आपको तृतीय काउंसलिंग में सीट मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, फिर भी आपको घबराना नहीं है क्योंकि जो लास्ट काउंसलिंग होती है ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। इसके बारे में आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। ये काउंसलिंग जिन लोगों की रैंक अच्छी नहीं होती है
उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। जैसे ऑनलाइन काउंसलिंग के उपरांत ऑफलाइन काउंसलिंग के माध्यम से सीटों पर प्रवेश दिए जाएंगे। सभी पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन काउंसलिंग के उपरांत ऑफलाइन काउंसलिंग तथा विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। ये काउंसलिंग जो है विशेष काउंसलिंग होती है और लास्ट काउंसलिंग होती है। तो ऑफलाइन तथा विशेष ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी को वेबसाइट पर जाकर निर्धारित तिथि में रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो है जैसे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही होता है इसमें भी। तो रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात प्रत्येक ऑफलाइन काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन हेतु रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये, जो कि फर्स्ट काउंसलिंग में भी 500, सेकेंड काउंसलिंग में भी 500, थर्ड काउंसलिंग में भी 500 और लास्ट काउंसलिंग में भी 500 ही लगती है। जिसके पश्चात अभ्यर्थी ऑफलाइन काउंसलिंग हेतु काउंसलिंग लेटर, जो कि आपको वहीं से मिलता है, आप जब फीस का जमा करेंगे उसके बाद आपको काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन किया है हो वे निर्धारित तिथि में चंद्रशेखर आज़ाद एवं कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर CA से, तो जो यूनिवर्सिटी पेपर करवाती है विशेष काउंसलिंग में आप लोगों को वहीं जाना होता है। तो आप CA से जाएंगे, वह काउंसलिंग में भाग करेंगे। जिन अभ्यर्थियों ने ऑफलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन किया हो किंतु निर्धारित तिथि में वे ऑफलाइन काउंसलिंग में सहभागिता नहीं दर्शाते हैं तो वे अब अनुपस्थित माने। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है और आपको डेट उसमें दी जाएगी किस दिन आपकी काउंसलिंग है, इस दिन आपको आना है, अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो आप फिर वहाँ उपस्थित नहीं माने जाएंगे। तो जो है आपको हेतु पात्र अभ्यर्थी के ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम या द्वितीय काउंसलिंग में आवंटित विश्वविद्यालय में पहुंचकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की तथा अपग्रेडेशन हेतु किया हो, परंतु उनका अपग्रेडेशन के द्वारा कोई सीट आवंटित नहीं हो सकी या अपग्रेडेशन का लाभ नहीं मिला। ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग सीट पहले मिल जाती है और उनको अपग्रेडेशन नहीं होता है तो वो लोग भी जा सकते हैं। ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पूर्व प्रथम द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया था। ऐसे लोग भी भाग ले सकते हैं जो प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग में भाग नहीं लेते हैं। और ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पूर्व प्रथम द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग किया परंतु उनको सीट नहीं मिली। ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम या द्वितीय काउंसलिंग में किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटित हुई थी परंतु किसी कारणवश प्रवेश नहीं ले पाए थे, तो वो लोग भी भाग सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सीटें रहती हैं NRI सीट या जो भी फिलहाल सीटें जितनी सीटें रहती हैं, तो इसमें जो सीटें हैं सारी सीटें जनरल कर दी जाती हैं। तो जनरल सीटों के अनुसार इसमें जो है बच्चों को सीटें दी जाती हैं रैंक वाइज। तो हेतु अपात्र अभ्यर्थी कौन कौन से लोग इसमें ना जाएं, ऐसे अभ्यर्थी ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं जिनके डॉक्यूमेंट प्रथम द्वितीय एवं तृतीय काउंसलिंग में फर्जी अथवा गलत पाए गए। जिन लोगों के डॉक्यूमेंट निरस्त कर दिए जाते हैं वो लोग इस काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग हेतु पात्र अभ्यर्थी एक फिर विशेष काउंसलिंग होती है। तो जो विशेष काउंसलिंग होती है इसमें भी आपको वही प्रोसेस दोहराना पड़ता है जो पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होती है। तो रजिस्ट्रेशन फीस करने के बाद विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग है तो अपात्र अभ्यर्थी वही लोग होते हैं जो प्रथम द्वितीय एवं तृतीय काउंसलिंग में जिनका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो लोग यहाँ जो है भाग नहीं ले सकते इस काउंसलिंग में। तो जो है रिपोर्टिंग के उपरांत इतनी चीज़ें आपको विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया है तो आवश्यक प्रमाण पत्र, जो इतने डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र, जो आपने जब फॉर्म ऑनलाइन किया होगा वो जो आपको मिलता है वो लेके जाना है। एडमिट कार्ड लेके जाना है, प्रोविजनल डॉक्यूमेंट लेटर जो कि, और हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट और स्नातक पाठ्यक्रम की ट्रांसक्रिप्ट एवं डिग्री प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है। जो लोग SC OBC ST के रहते हैं उनका जाति प्रमाण पत्र भी लगता है। और जो लोग EWS
लगाए रहते हैं। जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं EWS, तो उनको EWS प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। और जो लोग PWD, फ्रीडम फाइटर ऐसे लोग होते हैं तो उनको अपना प्रमाण पत्र लेके जाना है। स्पोर्ट कोटा के जो लोग होते हैं तो उनको अपना स्पोर्ट कोटा वाला लेके जाना है। तो अब बात करते हैं जो है कैंपस की। तो कैंपस की बात करते हैं तो अगर आपको कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लखीमपुर खीरी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कैंपस हरदोई, इन 2 जगह अगर आपको सीट अलॉट होती है तो आपको मेन कैंपस CSA कानपुर ही जाना है। और अगर आपको सीट जो है, जो लोग इंजीनियरिंग के रहते हैं, वो इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, तो उन लोगों को पावा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इटावा में है, वहीं जाना पड़ेगा, वहीं से उनका एडमिशन होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि जिन लोगों को एडमिशन प्रथम काउंसलिंग में नहीं मिला, उन लोगों को क्या करना है। देखिए, जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई है इसमें लगभग SC कैटेगरी के जो लोग हैं, SC कैटेगरी के लोग हैं, इनको 750 के समथिंग CSA मिला है। तो जब CSA 750 तक मिला है तो आप सोच सकते हैं कि NDUAT, उसके बाद आपका SBBUAT और BUAT 4 विश्वविद्यालय हैं, इसके बाद 4 कैंपस हैं। तो आपको घबराने की बात नहीं है। जब इतनी रैंक तक CSA मिला है तो, और आपको बता दें जो OBC हैं, OBC वालों को लगभग 400 के समथिंग तक CSA मिला है अब की बार। और जनरल वालों की बात करते हैं तो जनरल वालों को लगभग 250 से लेके 300 तक CSA मिला है इस बार। तो इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं। और फर्स्ट काउंसलिंग की बात करें तो अभी तो फर्स्ट काउंसलिंग ही हुई है, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको एडमिशन मिलेगा। ये श्योर है आपकी सीट। अगर आपकी रैंक, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर आपकी रैंक इस हिसाब से देखा जाए तो 1500 या 2000 तक है तो आपको सीट मिलने के चांस हैं। OBC की बात की जाए तो 2000 से लेके 2500, और SC की बात की जाए तो आपको 4000 तक कैंपस मिलने की संभावना है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सीटों के बारे में कि किस विश्वविद्यालय में कितनी सीटें हैं। इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं CSA, जिसका कि काफ़ी नाम है। हर बच्चा यही चाहता है जो PK टेट का पेपर देता है कि मेरा एडमिशन CSA में हो। तो जो CSA की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल नॉर्मल सीटों की संख्या जो है 100 है। नॉर्मल सीटें यहाँ 100 हैं। पैड, जो अगर पैड सीटों की बात करें तो यहाँ पे 38 सीटें पैड हैं। NRI सीटें, NRI 12 हैं, और टोटल सीटें यहाँ 150 सीटें हैं। उसके बाद में आपका बात कर लेते हैं ANDUAT अयोध्या। तो अयोध्या में 100 सीटें, यहाँ भी आपको नॉर्मल सीटें जो हैं, जो फ्री सीटें काउंट की जाती हैं, वो 100 सीटें हैं। 38 सीटें आपकी जो है 38 पैड सीटें हैं। यहाँ पे NRI सीटें सिर्फ 2 ही हैं। तो इस मामले में यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या 140 है। उसके बाद बात करते हैं आपकी मेरठ विश्वविद्यालय की। तो यहाँ पे 72 सीटें नॉर्मल हैं, 32 सीटें पैड हैं और 15 सीटें NRI। तो यहाँ पे टोटल संख्या 119 है। उसके बाद आपकी बांदा की बात करते हैं तो बांदा में जो है, बांदा में भी 72 सीटें हैं। यहाँ पे नॉर्मल 72 हैं, 24 पैड हैं और 2 जो है NRI हैं। तो यहाँ पे 98 सीटें हैं टोटल। तो इस हिसाब से काफ़ी सीटें हैं। किसी भी बच्चे को घबराना नहीं है। जिस बच्चे को प्रथम काउंसलिंग में सीट नहीं मिली है तो ये ना सोचे कि हमको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको एडमिशन मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कैंपस की।
तो जो एनडी का आजमगढ़ कैंपस है वहाँ पे टोटल जो है वहाँ पे टोटल 85 सीट्स हैं। तो जितनी भी सीटें वहाँ पे हैं सब नॉर्मल सीटें हैं। यहाँ पे जो सीटें हैं 85 नॉर्मल सीटें हैं, कोई पैड सीट नहीं है। उसके बाद गोंडा कैंपस की बात कर लेते हैं, जो कि अभी नया नया कैंपस है, तो उसकी बात करते हैं। तो गोंडा कैंपस की जो है 65 सीटें हैं। आप देख पा रहे हैं ये 65 सीट्स हैं ये। तो वहाँ भी अगर आपका एडिशन होता है, अभी तक तो जो पिछले साल के बच्चे हैं गोंडा कैंपस के, तो वो लोग आजमगढ़ में हैं। फिर बात करते हैं अपने लखीमपुर खीरी कैंपस की, जो कि CSA का कैंपस है। यहाँ जो है टोटल नॉर्मल सीटें जो है 60 हैं। आप देख पा रहे हैं ये नॉर्मल सीट्स जो हैं यहाँ पे 60 सीटें हैं। उसके बाद जो 20 सीटें आपकी हैं वो पैड सीट हैं। ये पैड सीट 20 सीटें हैं और 7 सीटें जो हैं NRI सीटें भी हैं। तो यहाँ 87 सीट्स टोटल हैं। उसके बाद बात करते हैं हरदोई कैंपस, जो कि नया नया ये भी है। तो यहाँ हरदोई कैंपस की पहले थोड़ा बात कर लेते हैं। हरदोई कैंपस जो है इसकी अभी तक की जो क्लासें थी वो मेन कैंपस CSA में चलती थी। इस बार जो है नोटिस आया है कि जो हरदोई कैंपस की क्लासेस हैं वो हरदोई कैंपस में ही चलेंगी। तो इसलिए आपको सीट मिलने के और भी ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि पिछली बार ऐसे बच्चे होते थे, जो होशियार बच्चे होते थे, वो क्या करते थे, रैंक अच्छी ना होने के कारण पहले हरदोई कैंपस ले लेते थे और मेन कैंपस में पढ़ाई करते थे। तो इस बार वो भी नहीं होगा। तो हरदोई कैंपस की सीटों की बात करें तो यहाँ पे टोटल सीट्स 60 सीट्स जो हैं पैड हैं, मतलब नॉर्मल है 60 सीट्स। उसके बाद 20 सीट पैड हैं और 5 सीट्स NRI, 85 सीट्स हैं यहाँ। तो अब बताना चाहूँगा आपको, अगर आप देख रहे हैं नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी ज़्यादा सीटें हैं, फिर भी आप लोग घबराएं तो गलत बात है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीट मिलेगी। अगर आप अपनी रैंक कमेंट में बताएं तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ सीट मिलने के चांस हैं और कैसे सीट मिलेगी। और ये सबसे बड़ी गलती ये करते हैं बच्चे, जो है चॉइस फिलिंग में गड़बड़ कर देते हैं। तो आपको अपनी चॉइस फिलिंग अपने रैंक के अकॉर्डिंग ही चॉइस फिलिंग करें। अन्यथा की स्थिति में आपकी रैंक ज़्यादा है और आप भर दे रहे हैं CSA, तो CSA मिलना नामुमकिन है, क्योंकि आपकी रैंक ज़्यादा है। तो आपको सीट मिलेगी, क्योंकि आप नंबर ऑफ़ सीट्स अभी बहुत ज़्यादा सीटें हैं। अभी तो सीटें 30% ही फिल हुई हैं, अभी 70% सीटें बची हुई हैं। अगर आप 70% के अनुसार अगर CSA मिल रहा है 750 तक, तो आप समझ सकते हैं आप पिछली बार की काउंसलिंगों पे मत जाइए, क्योंकि जब बांदा ने कराया था पेपर तब बहुत कम रैंक तक एडमिशन मिला था। इस बार बहुत ज़्यादा रैंक तक एडमिशन मिलेगा। तो आप घबराइएगा मत, किसी प्रकार से मत घबराइए, आपको सीट मिलेगी। और मैं पुनः ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी रैंक को कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको सीट मिलेगी, कहाँ मिलेगी। और किसी प्रकार की घबराहट ना हो, सीट मिलेगी, ये वादा है। और जो बच्चे हॉर्टिकल्चर के इच्छुक होते हैं तो वो लोग देख पा लें सीटों की संख्या। हॉर्टिकल्चर है और फॉरेस्ट्री है, फिशरीज है, कम्युनिटी साइंस है, बायोकेमिकल, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और VTech शुगर साइंस टेक्नोलॉजी। ये भी एक जो न्यू यूनिवर्सिटी कुशीनगर में बनी है, वहाँ पे ये शुगर केन वाला कोर्स चलता है। जो बच्चे इच्छुक हों वो ले सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ ना बताते हुए मैं यहीं पर अपने वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। और आप लोग अपनी रैंक को कमेंट में बताएं, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे सीट मिलेगी, कहाँ मिलेगी। धन्यवाद।